हेलो फ्रेंड, गुरुकुल विजन एकेडमी में आपका स्वागत है। और चलिए हम लोग देखते हैं नागपुरी का जो सेशन चल रहा है जेएसएससी सीजीएल का। उसमें हम लोग लोकगीत के बारे में पढ़ेंगे कि क्या है, कैसे डिसाइड हुआ और कैसे कितने भागों में बांटा गया है, कोई किसने क्या बोला है लोकगीतों के बारे में। तो चलिए हम लोग इस पे स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। और साथ ही साथ प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए उसके आगे हम लोग डायरेक्ट सेशन पे आते हैं। टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है, आप लोग टेस्ट सीरीज आकर दे सकते हैं। टेस्ट सीरीज दिया हुआ फ़ोन नंबर पे आप लोग कॉल करके मंगा सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ जो भी आपको नागपुरी से या जीएस पेपर से जो भी मटेरियल चाहिए, जो कुछ भी चाहिए, आप लोग कांटेक्ट करें और सारा मटेरियल आप तक अवेलेबल होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहले, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, डायरेक्ट हम लोग आते हैं पॉइंट पे कि देखिए लोकगीत है ना, खंड ख में है। आपको पता होगा, आपका सिलेबस, और आप लोगों को पता है, आप सब कुछ पढ़ चुके हैं। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है कि आप लोग नहीं पढ़े हैं, पढ़ चुके होंगे। और एग्जाम भी दिए हैं, बहुत मतलब आधा लोग तो एग्जाम दे चुके थे, बस किसी कारण बस एग्जाम कैंसिल करना पड़ा। और एग्जाम कैंसिल करने की वजह से सेकेंड एग्जाम, जो सेकेंड डे का जो एग्जाम था, वो नहीं हो पाया, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं, डायरेक्ट सेशन पे आते हैं लोकगीत में। तो लोकगीत यहाँ पे दिया हुआ है, खंड ख का है ये पद साहित्य का है। पद, गद और पद में क्या फर्क होता है? तो गद जो होता है, जो जो लंबा लंबा जो मतलब लंबा पैराग्राफ या कुछ भी होता है, जैसे हो गया आपका कहानी हो गया, नाटक हो गया, ठीक है। तो ये सब जो आपका जो भी सेशन हो गया, तो वो सब आपका हो गया गद पाठ में आता है। लेकिन वही अगर हम लोग पद पाठ का अगर बात करते हैं, तो पद पाठ में आप लोग जानते हैं कि कविता और गीत जो आता है वो पद पाठ में बोलते हैं। लेकिन वहीं पे एकांकी हो गया और कहानी हो गया, नाटक हो गया, निबंध हो गया, मिथ हो गया, तो ये जो कुछ भी आता है वो सब किस में आता है? आपका गद पाठ में। लेकिन हम लोग को यहाँ क्या पढ़ना है? आपका पद पाठ पढ़ना है, पद पाठ के बारे में पढ़ना है। इसमें देखेंगे नागपुरी भाषा के लोकगीत, नागपुरी भाषा के लोकगीत। हर भाषा का अपना अपना कुछ सांस्कृतिक पहचान होती है, तो उसी में एक होता है आपका नागपुरी भाषा का लोकगीत है। तो नागपुरी में जो लोकगीत है उसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। उसमें आपका परिभाषा हो गया, नागपुरी भाषा के लोकगीतों का क्या आपका वर्गीकरण हो गया। उसी तरीके से इसमें से आपको 10 गीत पढ़ना है, लेकिन इसमें कैसे, कौन सा गीत पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इसमें कोई डिसाइड मतलब इसमें कैटेगराइज नहीं किया गया है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है आपको। तो देखिए टू द पॉइंट आते हैं, विविध गीतों के बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले संस्कार गीत होता है। संस्कार गीत क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पर्व त्योहार से संबंधित कौन सा गीत होता है उसको पढ़ेंगे। उसके बाद में श्रम गीत क्या होता है उसको पढ़ेंगे। फिर आपका बाल गीत पढ़ेंगे हम लोग, ऋतु गीत और सामान्य गीत। तो इस तरीके से हम लोग अगर देखें, तो ऐसे कैटेगराइज करके हम लोग देखें, तो संस्कार गीत में बहुत सारा गीत आ जाएगा आपका कि कितना 16 संस्कार होता है। तो 16 संस्कार से रिलेटेड जितना भी गीत आता है वो होता है। पर्व त्योहार से गीत 3 नहीं है, ठीक है ना। ये कैटेगराइज किया गया, 10 गीत आपका दिया गया है, लेकिन कौन कौन सा गीत है ये आपका डिफाइन नहीं किया गया है। तो 16 संस्कार होता है। पर्व त्योहार में तो मान के चलिए अगर इस तरीके से हम लोग कैटेगराइज करने के लिए नहीं है आपका। उसी तरह से श्रम गीत के बारे में भी हम लोग ये कैटेगराइज नहीं करेंगे, ये आपका ये नहीं है आपका कुछ, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम लोग कैटेगराइज करके देखें तो बहुत सारा हो सकता है, बहुत सारा गीत। लेकिन उसी तरीके से हम लोग आगे देखेंगे। और इसका जो स्रोत है वो आपका नागपुरी लोक साहित्य, डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज की जो पुस्तक है नागपुरी लोक साहित्य, उसको है। और दूसरा आपका झारखंड का लोक संगीत आपका डॉक्टर गिरिधारी राम गौंजो, ये पद्मश्री से नवाजे गए हैं, ठीक है, पद्मश्री से नवाजे गए हैं। इसलिए चलिए लोकगीत का परिभाषा क्या होता है, तो देखिए हम जनरल वर्ड में अगर हम लोग देखें, जो जेपीएससी में बहुत अच्छा तरीका से पढ़ना है, तो जो जेपीएससी का एग्जाम दे चुके हैं उन लोगों को लोकगीत पढ़ना था। तो देखिए लोकगीत होता है ना, लोक का गीत, लोक मतलब क्या होता है? आदमी होता है, आदमी। जब लोकगीत, तो लोकगीत जो था नागपुरी लोकगीत का संबंध कहां से है ये कोई नहीं जानता है। लेकिन जैसे ही अंग्रेज लोग यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ के लोकगीत के बारे में वो सुनना
मतलब कि लोग गाते हुए किसी को सुनता है, वो लोग सुनते हैं और इस तरीके से जब वो लोग देखते हैं तो लोकगीत का परंपरा यहाँ से शुरू होता है। लोकगीत का परंपरा यानी कि लिखने में आपका परंपरा शुरू होता है। शिष्ट गीत जो लिखा जाए उसको शिष्ट गीत बोलते हैं। जैसे शिष्ट गीत का प्रथम प्रमाण हम लोग को आपका किन किन से मिलता है? रघुनाथ नृपति, ठीक है, नागवंश के 50वें राजा थे, उनसे मिलता है। लेकिन लोकगीत तो ये तो चलते आ रहा था, धारा प्रवाह चलते आ रहा था, लोकगीत कहीं पे लिखा हुआ नहीं था, बस लोग अपने में गाते थे, गुनगुनाते थे। जैसे पावस गीत हो गया, डमकच हो गया, लुझरी हो गया, उसी तरीके से बंगला झूमर हो गया। इसमें जो भी गीत गाया जाता था ना, तो लोगों के द्वारा गाया जाता था, तो उसको हम लोग जानते थे कि लोकगीत है, ठीक है। लेकिन जैसे ही अंग्रेज आए तो देखिए आप लोग कहा लोकगीत का बुक सुने होंगे, आपका नागपुरी फॉकटेल, ठीक है, नागपुरी फॉकटेल का नाम से एक बुक छपता है। तो उसमें देखते होंगे कि आपको 10 कहानी 10 जो लोकगीत है तो उसको उसमें संग्रहित किया जाता है। उसी तरीके से देखो पीटर शांति नौरंगी का सदानी रीडर बुक आती है, तो उसमें भी 8 लोकगीतों को इसमें छपवाया जाता है। तो इस तरीके से लोकगीत का परंपरा जो बोला जाता है ना कि जब अंग्रेज आए तो सिया भुइया, क्या तो सिया भुइया के पकड़ के लोकगीत लिख लें। कौन लिख लें? तो अंग्रेज मन लिख लें, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे कि लोकगीत, तो लोकगीत जो होता है ना, तो लोक साहित्य का ये पार्ट होता है, लोक साहित्य का पार्ट होता है। लोक साहित्य में क्या क्या आता है? लोक साहित्य में देखो लोक संगीत आ जाएगा, लोकगीत आ जाएगा, लोक कथा आ जाएगा, लोक कहानी आ जाएगा, ठीक है ना। तो यही सब आवेला वो उसमें। तो अभिन्न अंग है लोक साहित्य, एक अभिन्न अंग है, यह किसी द्वारा रचित नहीं है। देखिए यहाँ पे किसी द्वारा रचित नहीं है, बल्कि आदिम मनुष्य के हृदय का गान है। ये आदिम मनुष्य के हृदय गान, अर्थात ये सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रही है। इस तरीके से वेदों का जो वेद थे वो श्रुति जन्य थे, उसी तरीके से लोकगीत भी श्रुति जन्य है। तो अगर पूछ दिया जाए आपसे कि लोकगीत जो क्या है, तो श्रुति जन्य है। श्रुति जन्य कहने का मतलब क्या हो गया आपका? श्रुति जन्य कहने का मतलब क्या हुआ आपका? कि आपके दादाजी से आपके पापा सुने, आपके फादर से आप सुने, आप सुनाएंगे तो आपके आने वाली पीढ़ियां सुनेगी, तो श्रुति जन्य हो गया। लोकगीत वही था कि एक लोग गाते हैं और सुनते गए, गाते आए, सुनते गए, अब इस तरीके से वो चलते परंपरा में बनी रही। तो लोकगीत के बारे में ये बहुत से साहित्यकारों ने अपना अपना मंतव्य दिया है, वही हम लोग देखते हैं कि क्या क्या बोले हैं ये। तो देखिए सबसे पहले क्या है, महादेवी वर्मा जी का कहना है कि सुख दुख की भावावेशमयी अवस्था को विशेषकर गिने चुने शब्दों में स्वर साधना के उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है। मतलब क्या बोल रही है ये? सुख दुख की भावावेश अवस्था का मतलब सुख दुख, जब आप लोग देखते होंगे कि सुख या दुख में गीत गाया जाता है, मान के चलिए कि आप डमकच, तो उसमें खुशी का माहौल होता है, एक हरी दोहरी, तो इस तरीके से देखेंगे, लुझरी देखेंगे तो इसमें खुशी का माहौल होता है, तो लोग बहुत अच्छा से गीत गाते हैं। लेकिन वहीं जब बेटी की विदाई होने लगती है या बेटा का जब कुछ मोर वोर डालने होता है तो उसकी माँ रोती है, तो ये सब क्या होता है? दुख का गीत यहाँ पे गाया जाता है। तो जब दुख का गीत यहाँ पे गाया जाएगा तो उसमें क्या हुआ? तो एक तरफ देखिए आपका सुख का गीत हो गया, दुख का गीत हो गया, तो इसी का भावावेश मतलब कि भाव को उमेश करके आपको अवस्था का विशेष गिने चुने शब्दों का स्वर साधना के रूप में ही लिख देना आपका क्या हो गया? आपका महादेवी वर्मा ने लिखा है, यानी सुखदेव भावावेशमयी अवस्था महादेवी वर्मा, ठीक है, महादेवी वर्मा। इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा, सुख दुख है और ऐसे भी सुख दुख औरतों के पास ज्यादा होता है, ठीक है ना, सुख दुख औरतों के पास ज्यादा होता है, इसीलिए आप लोग याद रखिएगा महादेवी वर्मा आ जाए तो सुख दुख आप लोग इसमें देख लीजिएगा। अगला हुआ आपका कि आपका देवेंद्र सत्यार्थी जी क्या बोले हैं? कहां से आते हैं इतने गीत? क्वेश्चन कर रहे हैं, कहां से आते हैं इतना गीत? स्मरण विस्मरण की आंख में चौनी से, ठीक है, कुछ अट्टाहस से और कुछ उदास हृदय से, ठीक है, हृदय से। तो इसीलिए क्या बोलते हैं? सत्यार्थी जी बोलते हैं, ठीक है। स्मरण विस्मरण सत्यार्थी जी, स्मरण विस्मरण सत्यार्थी जी। तो यहाँ पे देखें स्मरण विस्मरण, ये बस इतना से क्वेश्चन आए, पकड़ लीजिएगा। स्मरण विस्मरण
सत्यार्थी जी बोले हैं। ये क्या बोले हैं कि कहां से आते हैं इतने गीत? स्मरण विस्मरण की आंख पिचौली से, कुछ अट्टाहस से और कुछ उदास से। अट्ठाहस का मतलब क्या होता है? मतलब खुशी का माहौल जो होता है वो आपका, वो हो गया आपका। देवेंद्र सत्यार्थी जी बोले। अगला क्या हुआ आपका, कौन सा, क्या बोलते हैं? आदि मनुष्य के हृदय के गानों का नाम लोकगीत है। आदि मनुष्य के हृदयों का हृदय के गानों का नाम लोकगीत है। मानव जीवन की, उसकी उल्लास की, उसकी उमंगों की, उसकी करुणा की, उसके समस्त सुख दुख की कहानी चित्रित है। कौन बोलते हैं? वासुदेव अग्रवाल बोलते हैं। कौन बोलते हैं? वासुदेव अग्रवाल। तो इसमें आप लोग इतना याद रखिएगा, मनुष्य के हृदय में कौन बसते हैं? वासुदेव जी बसते हैं। मनुष्य के हृदय में कौन बस रहे हैं? वासुदेव जी बस रहे हैं। वासुदेव जी बस रहे हैं। सुख दुख से याद आ रहे तो महादेवी वर्मा, ठीक है, महादेवी वर्मा। स्मरण विस्मरण अगर आ जाए तो देवेंद्र सत्यार्थी। यहां पे हृदय में कौन बसे? वासुदेव, ठीक है। वासुदेव किनको बोला जाता है पता है ना? कृष्ण जी को। तो हृदय में कौन बसे? वासुदेव। हृदय में कौन बसे? वासुदेव। तो वासुदेव अग्रवाल आपका आ गया। लोकगीत तो स्वतः जन्मा है, स्वतः जन्मा है। कौन बोला है? इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका ने ये बात बोला है कि स्वतः जन्मा है, ये अपने आप से जन्मा है, ये अपने आप से जन्मा है। कौन सा? आपका लोकगीत। लोकगीत तो स्वतः जन्मा है, अपने आप जन्मा है। तो कौन कौन अपने आप जन्मा है? इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका। आदि मानव के उल्लासमय संगीत को ही लोकगीत कहते हैं। आदि मानव के उल्लासमय संगीत को ही लोकगीत कहते हैं। आदि मानव के उल्लासमय संगीत को ही लोकगीत बोलते हैं। कौन बोला है? पर्सी बोला है, ठीक है, पर्सी बोला है। उल्लासमय संगीत, उल्लासमय संगीत आपका कौन बोला है? पर्सी बोला है। उल्लासमय संगीत कौन बोला है? पर्सी बोला है। आदि मानव के उल्लासमय संगीत को ही लोकगीत कहते हैं। कौन बोला है? पर्सी, पर्सी ने बोला। ये तो ऐसे ही आप लोग याद होगा। लोकगीत न तो नया होता है और न पुराना होता है, न तो नया होता है और न तो पुराना होता है। यह तो जंगल के एक वृक्ष के समान है, जंगल के एक वृक्ष के समान है। जैसे मान के चलिए ये वृक्ष है आपका, ठीक है, ठीक है, वृक्ष है। उसकी जड़ें, इसकी जो जड़ें हैं वो कहीं भूतकाल में के जमीन के गहरी धंसी हुई है, परंतु जिसमें निरंतर नई डालियां, पल्लव और फल उगते रहते हैं, ठीक है। यानी कि जो भी नई डालियां हैं, इसमें नई डालियां हैं, पल्लव और फल जो है वो उगते आते हैं। यही बोलता है कौन? इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका ये बात बोल रहा है। आगे देखते हैं हम लोग। लोकगीत का मूल जातीय संगीत में है, जातीय संगीत में है। संगीत 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 सत्यार्थी, संगीत सत्यार्थी, संगीत सत्यार्थी। वहां पे आप लोग याद कीजिएगा, संगीत सत्यार्थी, संगीत सत्यार्थी। तो वही बोल रहा है लोकगीतों का मूल जातीय संगीत किसमें है? कौन बोला है? देवेंद्र सत्यार्थी ने बोला है ये बात। कौन बोला है? देवेंद्र सत्यार्थी ने। लोकगीत उन लोगों के जीवन का स्वेदपूर्ण प्रवाह है जो आदिम अवस्था में जीवन बिताते हैं, ठीक है। लोकगीत उन लोगों के जीवन की स्वेदपूर्ण प्रवाह है जो आदिम अवस्था में जीवन बिताते हैं, जीवन बिताते हैं। कौन बोले हैं? वासुदेव शरण अग्रवाल बोले। कौन बोले हैं? वासुदेव शरण अग्रवाल बोले। आगे का देखिए आपका, ग्राम गीत संभवतः वह जातीय आंसू कवित्व है जो कर्मा या क्रीड़ा, कर्मा या क्रीड़ा के ताल पर रखा गया है। गीत का उपयोग जीवन के महत्वपूर्ण समाधान के अतिरिक्त मनोरंजन भी है, ठीक है। समाधान सुधांशु, समाधान सुधांशु याद रखिएगा। समाधान सुधांशु, समाधान से आएगा सुधांशु, समाधान सुधांशु। वही बोल रहा है ग्राम गीत संभवतः वह जातीय आंसू कवित्व है,
वह आशु कवित्व है जो कर्मा या क्रीड़ा के ताल पर रखा गया है। गीत का उपयोग जीवन के महत्वपूर्ण समाधान के अतिरिक्त मनोरंजन भी है। लोकगीत, लोकगीतों मानवीय, लोकगीत जो है ना, लोकगीत मानवीय कृतित्व की वह सामान्य धरोहर है जो विश्व मानव भूमि पर प्राप्त हुई है, जो विश्व मानव भूमि पे प्राप्त हुई है। मतलब लोकगीत जो है मानवीय कृतित्व की वह सामान्य धरोहर है, सामान्य धरोहर जो विश्व की मानव भूमि पर प्राप्त हुई है, जो विश्व के मानव भूमि पर प्राप्त हुई है। चंद्रशेखर भट्ट हटौती, ठीक है, चंद्रशेखर भट्ट हटौती, यहाँ पे हलंत है, हड़ौती बोलते हैं, ठीक है। कौन बोल रहे हैं? चंद्रशेखर भट्ट हड़ौती बोल रहे हैं ये चीज। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, लोकगीतों में संगीत एवं काव्य का सम्मिश्रण है, ठीक है, काव्य, संगीत एवं काव्य का सम्मिश्रण है। संगीत है, काव्य है, संगीत है, काव्य है, काव्य है तो ये कमल कोठारी होंगे, कोमल कोठारी, काव्य का कोमल कोठारी। लोकगीतों में संगीत एवं काव्य का सम्मिश्रण है तो कौन सा? कोमल कोठारी। कोमल कोठारी ये बात बोले हैं, कोमल कोठारी ये बात बोले हैं। लोकगीत हमारे जीवन विकास के इतिहास हैं, लोकगीत हमारे जीवन विकास का इतिहास है। ये कौन बोला है? तेज नारायण सिंह। इतिहास पढ़ेंगे तो आप तेज हो जाएंगे, ठीक है, इतिहास पढ़ेंगे तेज हो जाएंगे, याद रखिएगा। तेज है तो इतिहास, इतिहास लिखेंगे, तेज है तो आप इतिहास लिखेंगे, बस ऐसे याद रखिएगा इसे। अगला क्या है आपका? लोकगीत स्वतः स्फुरन की देन है, लोकगीत स्वतः स्फुरन की देन है। ये कौन बोले हैं? बद्री प्रसाद पंचोली बोले हैं, ठीक है, बद्री प्रसाद पंचोली ने ये बात बोला है कि लोकगीत स्वतः स्फुरन की देन है। स्वतः स्फुरन, तुरंत स्फुरन, मतलब लोकगीत तो है, स्वतः स्फुरन की देन है, तो ये बोल रहा है कौन? आपका बद्री प्रसाद पंचोली। फिर बोले हैं लोकगीत रस से सने हुए हैं, रस, रस, रासलीला कौन रचाते थे? कृष्ण जी, याद रखिएगा, कृष्ण मोहन दर, कृष्ण मोहन दर, रस कृष्ण मोहन दर, रस कृष्ण मोहन दर। वही देखिए, लोकगीत रस से सने हुए हैं, किसने बोला है? मोहन कृष्ण दर ने बोला है। कौन, किसने बोला है? मोहन कृष्ण दर ने बोला है। उसी तरीका से लोकगीत मानव हृदय की प्रवृत्त भावनाओं की तन्मयता की तीव्रतम अवस्था की गति है, जो स्वर या ताल को प्रधान तान देकर लय या धुन प्रधान होते हैं, ठीक है। कौन, किसने बोला है? शांति अवस्थी ने। अवस्था अवस्थी, अवस्था अवस्थी, अवस्था अवस्थी, इसको याद रखिएगा, बस कीवर्ड पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। अवस्था आ रहा है, अवस्थी आ जाएंगे, अवस्था आ रहा है, अवस्थी आ जाएंगे। आगे है आपका ग्राम गीत और लोकगीत। ग्राम गीत और लोकगीत ना भिन्न भिन्न होते हैं, ग्राम गीत और लोकगीत भिन्न भिन्न होते हैं। इनके अनुसार बैलेड लोकगीत है, बैलेड लोकगीत है, और फोक सॉन्ग, फोक सॉन्ग ग्राम गीत है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? ये लोकगीत भिन्न भिन्न होते हैं, इसके अनुसार जो बैलेड जो होता है वो लोकगीत होता है, और फोक सॉन्ग होता है वो ग्राम गीत होता है। फोक सॉन्ग मतलब कहने का मतलब क्या होता है? फोक सॉन्ग कहने का मतलब होता है, बताइए फोक सॉन्ग का क्या होता है? फोक मतलब क्या होता है? चलिए आप लोग बताइए, जल्दी जल्दी से बताइए, फोक का मतलब क्या होता है? फोक का मतलब क्या होता है? आपका लोक होता है, फोक का मतलब लोक होता है, लोक संगीत, फोक सॉन्ग, लोक संगीत, ठीक है। तो आपका बैलेड, बैलेड मतलब क्या? जिनमें वीर लोगों की कहानी होती है उसको बैलेड बोलते हैं।
योद्धाओं की कहानी होती है उसको बैलेड बोलते हैं। ठीक है, तो बैलेड क्या है आपका? लोकगीत। फोक सॉन्ग क्या है आपका? ग्राम गीत। फोक सॉन्ग क्या है आपका? ग्राम गीत है। अब ये बोला है कौन? कृष्णदेव उपाध्याय बोले। ठीक है, तो कृष्णदेव उपाध्याय क्या है आपका? बैलेड है। ठीक है, बैलेड लोकगीत और फोक सॉन्ग ग्राम गीत। उसी तरह से ग्राम गीत प्रकृति का उद्गार है। ग्राम गीत प्रकृति का उद्गार है। ये बात किसने बोला है? पंडित राम नरेश त्रिपाठी ने बोला है। किसने बोला है? राम नरेश त्रिपाठी ने ये बात बोला है। ग्राम गीत छोटा ही नहीं बड़ा भी हो सकता है। ग्राम गीत छोटा ही नहीं बड़ा भी हो सकता है। ये कौन बोले हैं? सत्येंद्र बाबू बोले हैं। डॉक्टर सत्येंद्र ने बोला है। तो ग्राम गीत छोटा क्यों? बड़ा भी होगा। ठीक है, जब ये बड़ा बोल देते हैं तो फिर क्या बोलेंगे? आपका ग्राम गीत आर्येतर सभ्यता की वेद है। आर्येतर सभ्यता की वेद यानी श्रुति है। कौन? पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बात बोला है। किसने बोला है? पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बोला है ग्राम गीत आर्येतर सभ्यता के वेद हैं। ग्राम गीत आर्येतर सभ्यता के वेद हैं। ये कौन बोला है? पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए अब लोकगीत के बारे में देखते हैं। लोकगीत क्या परिभाषा में जो भी है आपका उसी तरीके से है। आपका जो पहले हम लोग पढ़ लिए उसी वही है। ये आपको नोट्स में मिल जाएगा सब। लोकगीतों का वर्गीकरण देखते हैं कि वर्गीकरण कैसे किया गया है। लोकगीतों का वर्गीकरण कैसे किया गया है? तो राम नरेश त्रिपाठी ने लोकगीत को कितने श्रेणी में बांटा है? आपका 11 श्रेणियों में बांटा है। कितना में? 11 श्रेणियों में बांटा है। और 11 श्रेणियों में बांटा है। और श्याम परमार ने कितना बांटा है? 5 में। तो यहां से क्वेश्चन पूछता है और पूछा भी है, याद रखिएगा ये पूछा भी है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा क्या है आपका? राम नरेश त्रिपाठी का वर्गीकरण कितने में है? 11। राम नरेश त्रिपाठी 11 में है। और श्याम प्रभार कितना भाग में बांटे हैं? 5 भाग में। 5 भाग में कौन कौन है? जातीय दृष्टि से, आपका संस्कार और प्रथा की दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, कार्य संबंधी और रस की दृष्टि से। कृष्णदेव उपाध्याय ये भी पांच ये सब पूछता नहीं है। एग्जाम उतना टेंशन नहीं लेना है, आपके पास समय बहुत कम है। डायरेक्ट याद कीजिए कौन किसने क्या बोला। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एक क्विक रिवीजन में। देखिए राम नरेश त्रिपाठी ने कितना बार बोला है? 11 भाग में। श्याम परमार ने कितना बोला है? 5 में। यानी कि वर्गीकरण लोकगीतों का वर्गीकरण कितने भागों में किया है? राम नरेश त्रिपाठी ने 11 भागों में किया है। आपका श्याम परमार ने 5 भागों में किया है। कृष्णदेव उपाध्याय ने 5 भागों में किया है। श्यामचरण दुबे ने 4 भागों में किया है। श्यामचरण दुबे ने 4 भागों में किया है। श्यामचरण दुबे ने 4 भागों में किया है। आगे 5 भाग में देखिए नागपुरी का लोग भी तो 5 भाग में जो हम लोग मतलब पढ़ते हैं। भुवनेश्वर अनुज के बुक में भी 6 दिया हुआ है, तो आप लोग देख लीजिए। तो इसमें आपका देखिए क्या होगा? 5 भाग में आपका संस्कार संबंधी पुत्र जन्म विवाह गमना 16 संस्कार होता है। ठीक है, कितना संस्कार होता है? 16 संस्कार होता है। वो हो गया। ऋतु संबंधी गीत हो गया 12 मासा होली हो गया। इसमें आपका हो गया आपका फागु हो गया, चैता हो गया, आपका कजली हो गया, साथ में जितिया हो गया, करम हो गया। तो ये सब ऋतु संबंधी गीत आएगा आपका। क्रिया संबंधी गीत में आपका रोपनी और कृषि हो गया। मतलब कोई काम करते समय जब आप गीत गाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिया गीत बोलते हैं, क्रिया संबंधी गीत। जैसे कि गांव में देखे होंगे पहले ढेकी हुआ करता था। ढेकी आप लोग जानते होंगे। तो उसमें ढेकी जब ग्रामीण जो महिलाएं हैं जब ढेकी कूटती थी, धान कूट के उसमें चावल निकालती थी, तो उस समय भी क्या होता था कि आप देखेंगे उस समय उस समय भी लोग गीत गाती थी। वो सब औरतें जो होती थी गीत गाती थी। धान की जब रोपनी होता है तो उसमें आप देखते होंगे कि औरतें धान रोपते रहती हैं, गीत गाते रहती हैं। ठीक है, और जो बनिहार जो होते हैं यानी कि जो पुरुष लोग होते हैं वो बिहन जब कबारते रहते हैं उस समय वो लोग गीत गाते हैं। तो ये सब में आपका हो गया आपका रोपनी गीत, मतलब हो गया क्रिया संबंधी गीत हो गया। उसी तरीके से ऋतु संबंधी गीत में आप जान ही रहे, धरती पूजा, सरहुल, कर्मा, जितिया, ये सब आपका ऋतु संबंधी गीत हो गया आपका। यही आपका ऋतु संबंधी गीत 2 बार लिखा गया है ये आपका।
ठीक है, आपका हो गया आपका विविध गीत हो गया, आपका झूमर हो गया, निर्गुण, भजन, आपका गुदना गुदवाते समय गीत, उदासी, ये सब हो गया आपका। नागपुरी गीतों, लोक गीतों का वर्गीकरण हम लोग देख लिए अभी। ऋतु संबंधी हो गया, क्रिया संबंधी हो गया, विविध गीत हो गया। ये देखिए लोकगीत से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य होता है, उसको हम लोग देख लेते हैं। आप लोग देखिए, लोकगीतों के द्वारा हमें जन जीवन के समस्त पक्षों का दर्शन मिलता है। यानी लोकगीत के द्वारा आप देखे होंगे कि लोकगीत में जैसे कि महादेवी वर्मा ने क्या बोला है, सुख दुख की भावामय अवस्था ही लोकगीत है। ठीक है, सुख दुख, शादी ब्याह आपका उसी में हो गया, खुशी उल्लास कर्मा, तो हर एक चीज के बारे में जब लोकगीत होता है, जब गीत गाया जाता है, तो बहुत ऐसा चीज होता है जो गीत से हम लोग जान जाते हैं कि हाँ किस तरीका से गीत चल रहा है। जैसे मान के चलिए कि डमकच हो रहा है, तो हम लोग को पता चल जाता है कि अच्छा अच्छा हाँ हो सकता है उसके यहाँ शादी होगा और खुशी का गीत मतलब चल रहा है। उसी तरीके से जब हम लोग देखते हैं कि कृषि मतलब धान की रोपनी हो रहा है और औरतें गीत गा रही हैं, तो उसमें क्या होता है आपका, औरतें अपना गीत गाती हैं, तो उस समय हम लोग को पता चल जाता है कि किस तरीका का वहां पे गीत चल रहा है। उसी तरीके से देखिए हम लोग आदिम आदिम मनुष्य हृदय के गानों का नया नाम लोकगीत है। ठीक है, आदिम मनुष्य हृदय के गानों का नाम लोकगीत है। यानी आदिम मनुष्य के हृदय गीत, आदिम आदिम जो जनजाति हुआ करते थे, उन लोग का गानों का नाम ही लोकगीत है। उनको हृदय से जो भी गीत गाते थे, वो भी जो अपना जीवन को उतार के आपके सामने रख देते थे, वो भी लोकगीत है। ठीक है, उसी तरीके से आगे देखें हम लोग, आगे देखें, लोकगीत किसी एक व्यक्ति द्वारा रचित नहीं होता है। यानी लोकगीत किसी की रचना नहीं है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये अपने आप में चलते आ रहा है, ये किसी की रचना नहीं होती है। ठीक है, नागपुरी लोकगीतों में जीवन की घटनाओं का समावेश होता है। ये सब आपको भुवनेश्वर अनुज का जो बुक है ना, आपको सब कुछ मिलेगा वहां, ये उससे कहीं बाहर नहीं है, वो मेरा कंटेंट है, ये उसका कंटेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। आप भुवनेश्वर अनुज के बुक में जाइए, खोलिए बुक, पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो जो आपका जीवन की घटनाओं से रिलेटेड है, जैसे लोकगीत हो गया, तो संस्कार संबंधी गीत हो गया, अनुष्ठानिक गीत का उसमें चर्चा किया गया, मनोरंजन गीत का चर्चा किया गया, शिक्षा संबंधी गीत का वर्णन किया गया है। ठीक है ना, तो इस तरीके से बहुत सारा गीत है, उसमें 8 या 10 मतलब लोकगीतों का प्रकार उसमें दिया गया है, तो आप उसमें देख लीजिएगा, आपको अच्छा से मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अब उतना पढ़ने पर समय नहीं है, तो बस यूट्यूब के माध्यम से आपको जितना ज्यादा मिल जाए वो आपके लिए बेहतर है, तो आप पढ़िए, बस आपको पढ़ना है, कहीं से बस एग्जाम पास करना है। अनुष्ठानिक लोकगीत ना, तो आपका झूम, मरण, ठीक है, आपका हो गया गम, हो गया गम, मरण, विवाह, विभिन्न अन्य संस्कार अवसर पर गाए जाते हैं। नागपुरी क्षेत्र में 16 संस्कार का वर्णन मिलता है। 16 संस्कार बताया था आपको। ठीक है, जन्म संस्कार, उसके बाद में मुंडन संस्कार होता है, उसके बाद में फिर आपका छठी होता है, इस तरीके से बहुत करते हैं, 16 संस्कार पूछता है। तो इस तरीके से देखें, लेकिन नागपुरी लोकगीतों में हमें शास्त्रीय संस्कार का उल्लेख नहीं मिलता है। क्या किसका? शास्त्रीय संस्कार का उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, शास्त्रीय संस्कार का उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, तो देखिए आपको नागपुरी लोकगीतों में हमें क्या मिलता है, हमें शास्त्रीय, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, शास्त्रीय संस्कार, शास्त्रीय संस्कार का उल्लेख यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा देखने के लिए। उसी तरीके से अलौकिक संस्कार, अलौकिक संस्कार का संबंध अनुष्ठानिक गीतों से होता है। अलौकिक संस्कारों का आपका संस्कार किससे होता है आपका, तो अनुष्ठानिक गीतों से होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जिस तरीके से आप जब आगे पढ़ेंगे, जनेऊ संस्कार होता है या मृत्यु संस्कार होता है, जो लास्ट अंतिम संस्कार होता है, तो उसके बारे में जब आप लोग देखेंगे तो उसमें कोई भी संस्कार गीत नहीं होता है, नहीं पाया जाता है। चलिए अब आप लोग बताइए इसमें कौन सा होगा। चलिए क्वेश्चन आंसर का सेशन है, हम लोग बाद में कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ तक आज कर लिए, इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में या इसी वीडियो में हम लोग देखते कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए फिर इसमें कंटिन्यू किया जाए आगे का।
तो चलिए फ्रेंड हम लोग आगे देखते हैं, आगे का है आपका जो लोकगीत का जो सेगमेंट चल रहा है उसी में देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, लोकगीतों का वर्गीकरण। ठीक है, क्या पढ़ते हैं, लोकगीतों का वर्गीकरण पढ़ते हैं। लोकगीतों का वर्गीकरण कि किस तरीके से लोकगीतों का वर्गीकरण किया गया है, और इसके बाद हम लोग फिर एक सेशन रहेगा लोकगीत का वर्गीकरण से संबंधित जितना भी एमसीक्यूज होगा वो हम लोग करेंगे। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि लोकगीत से रिलेटेड या कोई भी रिलेटेड अब कुछ किसी तरीके से पूरा टॉपिक पढ़ाना चाहिए या सिर्फ और सिर्फ हम लोग एमसीक्यूज करें। तो चलिए फ्रेंड हम लोग देखते हैं, और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले प्लीज। ठीक है, तो लोकगीतों का वर्गीकरण के बारे में हम लोग देखें तो नागपुरी लोकगीत का वर्गीकरण 5 आधार पे किया गया है। 5 आधार पे कौन कौन सा है यहाँ पे देखिए आपका संस्कार गीत है। पहला कौन सा है आपका संस्कार गीत, दूसरा कौन सा है आपका ऋतु गीत, तीसरा कौन सा है आपका व्रत गीत, चौथा कौन सा है आपका क्रिया गीत, और पांचवा कौन सा है आपका विविध गीत। ठीक है, तो इस तरीके से 5 रूपों में इसका वर्गीकरण किया गया है। आगे देखते हैं हम लोग संस्कार गीत के बारे में। देखिए ठीक है, बाल गीत के बारे में संस्कार गीत के बारे में देखते हैं हम लोग कि संस्कार गीत क्या होता है। तो आपको भी पता होगा नागपुरी कितना 16 संस्कार, कितना संस्कार होता है 16 संस्कार। हिंदू धर्म में 16 संस्कारों की बात की गई है, 16 संस्कारों की बात की गई है। और आपको भी पता होगा कि नागपुरी क्षेत्र में ये जो हिंदू परंपरा है उसको मैक्सिमम लोग मानते हैं, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू परंपरा को मानते हैं लेकिन बहुल है। ठीक है, हिंदू बहुल क्षेत्र है, इसीलिए आपका 16 संस्कार को माना जाता है जो हिंदू मान्यता में है। तो देखिए 16 संस्कार में जो आपका है ना, तो देखिए क्या होता है, कौन कौन संस्कार, देखिए ये अलौकिक संस्कारों का संबंध अनुष्ठानिक गीतों से होता है। ठीक है, अलौकिक संस्कारों का संबंध किससे होता है आपका, अनुष्ठानिक गीतों से होता है। उसी तरीके से अलौकिक गीतों का समस्त कार्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। जो अलौकिक गीतों का जो आपका है वो महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब आप लोगों को लगता होगा कि अलौकिक संस्कार, अलौकिक का मतलब क्या होता है, अलौकिक का मतलब होता है नियम कानूनों से जो बंधा हुआ रहता है उसको हम लोग लौकिक कानून बोलते हैं या लौकिक बोलते हैं। अलौकिक यानी नियम कानून के झंझट से सभी चीज से दूर होता है, उसको अलौकिक संस्कार बोलते हैं। अब इसी अलौकिक संस्कार जो होता है अनुष्ठानिक गीतों से है, अनुष्ठानिक गीतों से है। अलौकिक गीतों का समस्त कार्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है। साथ ही साथ देखिए अनुष्ठानिक गीत जो होता है ना, अनुष्ठानिक गीत वो मांगलिक गीत होता है, इसका मांगलिक महत्व होता है। यानी कि आपका जो भी होता है मांगलिक मतलब समझ रहे होंगे ना कि जो भी शुभ मुहूर्त पे काम किया जाता है। ठीक है, जैसे आपका इसका देख लीजिए आप, जैसे शादी ब्याह का जो कर्म कांड होता है उस समय देखिए आपका क्या होता है, तो आपका मांगलिक गीत होता है। बच्चा का मुंडन होता है तो आपका मांगलिक महत्व उसका होता है। उसी तरीके से देखिए नागपुरी लोकगीतों में शास्त्रीय संगीत संस्कारों से संबंधित गीतों का वर्णन नहीं मिलता है। यानी कि शास्त्रीय संगीत क्या बोला आपको कि जो गीत है वो अलौकिक संस्कार है, और जो शास्त्रीय संस्कार जो होते हैं वो लौकिक होते हैं, वो नियम कानूनों से बंधे हुए होते हैं। जैसे मान के चलिए यज्ञ आपको करवाना है तो लौकिक कर्म कांड हो गया, वो लौकिक कर्म कांड हो गया कि जो भी आपका यज्ञ होगा वो अपने नियम कानूनों से बंधा हुआ रहेगा, और नियम कानूनों से जब बंधा रहेगा तो ये आपका शास्त्रीय संस्कार हो गया। और शास्त्रीय संस्कार होगा वो शास्त्रीय संस्कार जो होता है वो नियम कानूनों से बंधा हुआ रहता है। जैसे कि देखिए 16 संस्कार जो होता है ना, उसमें कुछ संस्कारों का यहाँ पे वर्णन किया गया है। जैसे कुछ मुख्य संस्कार है वर्णन किया गया है। इसके बाद आपको फिर से एक बार एक लोकगीत का जो पूरा तरीके से होलिस्टिक, ये तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थोड़ा बहुत रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जा रहा है, लेकिन पूरी तरीका से आपका सेशन लेंगे लोकगीत का, जो लंबा सेशन होगा, कम से कम 5-6 घंटा का वो सेशन होगा। तो आप लोग इसको देखिए, क्योंकि अब समय हम लोग के पास बचा नहीं है, और समय जब बचा नहीं है तो जल्दी से जल्दी हम लोग इसको कंप्लीट करना है। देखिए आपका पहला संस्कार होता है जन्म संस्कार होता है, दूसरा संस्कार होता है आपका
ऐसा नहीं है कि सिर्फ जैसे कि जन्म संस्कार हो गया, उसके बाद में छठी होता है, उसके बाद मुंडन होता है, ठीक है ना, तो इस तरीके से मुजूठी होता है, तो ये सब सारा संस्कार ही होता है। लेकिन प्रमुख है जो कि आपका जन्म संस्कार होता है, उसके बाद में विवाह संस्कार आपका आ गया, उसके बाद मृत्यु संस्कार आ गया आपका, कौन सा आ गया, मृत्यु संस्कार आ गया, उसके बाद गमना आ गया आपका, आपका क्या आ गया, गमना आ गया, उसके बाद में लियावन संस्कार आ गया, उसके बाद लियावन संस्कार आ गया। लियावन संस्कार मतलब समझ रहे हैं ना, कि जब शादी हो जाता है तो जो जो लड़की होती है वो अपने मायके आ जाती है, और जब मायके आ जाती है तो उसी वही मायके से फिर से उसको लियावन संस्कार किया जाता है, उसको लेके जाया जाता है, लौट बहुत जिसको इसको बोलते हैं या कुछ भी और भी। तो लियावन संस्कार हो गया, आपका मुंडन संस्कार हो गया। जन्म संस्कार के बाद देखिए आपका मुंडन संस्कार भी होता है, ठीक है, मुंडन संस्कार। इसके बाद में आपका गौना जान ही रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग कुछ संस्कार देख लेते हैं अभी, उसके बाद हम लोग एमसीक्यू करेंगे और महामैराथन क्लास चलाएंगे। महामैराथन या आप लोग बोलेंगे तो छोटा छोटा वीडियो करके आप लोग को दिया जाएगा, तो आप लोग डिसाइड करके थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि क्या करना चाहिए। अब आइए जन्म संस्कार के बारे में देखते हैं कि जन्म संस्कार जो होता है वो सबसे पहला संस्कार होता है, याद रखिएगा, जीवन का पहला संस्कार जन्म संस्कार होता है, ठीक है ना। तो आगे देखिए, जन्म संस्कार मानव जीवन का प्रारंभिक संस्कार होता है। क्या होता है आपका, प्रारंभिक संस्कार होता है। पुत्र जन्म जो होता है ना, वो आनंद और प्रसन्नता का विषय माना जाता है। पुत्र जन्म आनंद और प्रसन्नता का विषय माना जाता है। पुत्र जन्म परिवार तथा दोनों के लिए ही एक विशेष संस्कार होता है। यानी पुत्र जन्म जो होता है ना, वो परिवार के लिए और पुत्र के लिए, ये दोनों के लिए अपना विशेष संस्कार होता है, पहला संस्कार होता है। आपको ही पता है, विशेष संस्कार होता है परिवार के लिए भी, पुत्र के लिए भी, ठीक है। पुत्र जन्म का देखिए, पुत्र जन्म संस्कार, यहाँ पे पुत्र लिखा है, पुत्र और पुत्री दोनों का होता है। लेकिन यहाँ पे जैसा कि आप जान रहे हैं कि पुत्रों को ज्यादा, पितृसत्तात्मक परिवार है हमारा, तो पितृसत्तात्मक परिवार जो है वो क्या है, पितृसत्तात्मक जो परिवार हो गया वो है कि पुत्र को ज्यादा मान्यता यहाँ पे दिया जाता है। तो इसी के रिगार्डिंग ये पुत्र जन्म का मतलब बात किया जा रहा है कि पुत्र जन्म जो होता है ना, वो परिवार के लिए, आपको खुद पुत्र के लिए, दोनों के लिए एक विशेष संस्कार हो जाता है। अन्य क्षेत्रों में जन्म से पूर्व भी संस्कार प्रारंभ हो जाते हैं, परंतु नागपुरी क्षेत्र में ऐसी प्रथा नहीं है। जैसा कि आप जानते होंगे कि चोरी चोरी चुपके चुपके एक मूवी आपने देखा होगा, तो उसमें जो प्रीति जिंटा होती हैं और ये रानी मुखर्जी होती है, तो रानी मुखर्जी का जैसा होता है कि वो मतलब कि बच्चे को पैदा नहीं कर सकती हैं, तो इस तरीका से किराए की कोख लिया जाता है उसका, किसका, प्रीति जिंटा का। तो जन्म संस्कार किया जाता है जन्म संस्कार से पहले, यानी कि गोद भराई का रस्म होता है। आप लोग देखे होंगे बहुत जगह पे होता है कि गोद भराई का रस्म होता है। तो पुत्र जन्म से पहले भी जो संस्कार किया जाता है, तो वही संस्कार बोला जाता है कि अन्य क्षेत्रों में जन्म से पूर्व भी बहुत सारे संस्कार किए जाते हैं। लेकिन यही है आपका, नागपुरी क्षेत्र में यह संस्कार नहीं देखने को मिलता है। नागपुरी क्षेत्र में यह संस्कार देखने को नहीं मिलता है। देखिए, पुत्र जन्म पर जो गीत गाए जाते हैं उसको सोहर गीत बोलते हैं। क्या, सोहर गीत उसको बोला जाता है। सोहर छठी संस्कार के दिन गाया जाता है। सोहर गीत कब गाया जाता है, छठी संस्कार के। ये सब सारा एमसीक्यू में आपको मिलेगा। अब ये सब क्वेश्चन बनने वाला होता है। जो सोहर गीत होता है वो किस पे, छठी संस्कार के दिन गाया जाता है। अब जो सोहर स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला एक गीत है। सोहर जो है वो स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला एक गीत है। नागपुरी में सोहर को झंझाइन बोला जाता है। नागपुरी में सोहर को क्या बोला जाता है, झंझाइन। याद रखिएगा आप लोग कि नागपुरी में सोहर को क्या बोला जाता है, झंझाइन बोला जाता है, ठीक है। उसी तरीके से नीचे सोहर जो होता है, झंझाइन गीत द्रष्टव्य है। झंझाइन सोहर यानी कि वही है आपका, सेम है। इस तरीके से देखिएगा, अगर गीत देखें हमका, मोर पिछुआरी जमहरिया लहर फहर करेला, ठीक है, ए लाला पलना बाबू हे गर्भस्य। उसी तरीके से मने मन विहंसय मने मन चित्सय हे लाल। तो ये आपका कौन सा गीत हो गया, आपका सोहर गीत है। ये याद रखिएगा, इसका बोल याद रखिएगा, बस इतना ही से आपका पकड़ा जाएगा। मोर पिछुआरे, ये देखिए, मोर पिछुआरे जमहरिया लहर फहर करेला। तो इतना से लेके जब आप यहाँ पे देखिएगा,
तो ये आपका जन्म संस्कार गीत हो गया आपका, ये जन्म संस्कार गीत हो गया, यहां से आपका पकड़ा सकता है। देखिए जो चमाइन जो होती है, चमाइन, ठीक है, चमाइन जो होती है वो बच्चा पैदा करते समय रहने वाली बूढ़ी औरत, जी बच्चा मान के चलिए कि इसको नर्स बोल सकते हैं हम लोग आज के जमाना में, लेकिन ये हम लोग नागपुरी पढ़ रहे हैं, क्षेत्रीय भाषा पढ़ रहे हैं, तो ये आपको कहीं आपको जात पात पे नहीं जाना है, ये कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना है, नोट करके लिख लीजिए, कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना है, बस इतना याद रखना है कि जो बच्चा पैदा कराते समय जो औरत, जो बूढ़ी औरत जो वहां पे होती है उसी को चमैन बोला जाता है, ठीक है, चमैन बोला जाता है। अब इसको धाय माँ कहा जाता है, धाय भी कहा जाता है, इसको धाय भी बोला जाता है, ठीक है, तो याद रखिएगा, जो बोल दिएगा धाय किसको, चमैन को बोला जाता है। जच्चा बच्चा को जिस कोठरी में रखा जाता है ना, बिसौर बोला जाता है उसको, उसको नागपुरी में सौरी बोला जाता है, सौरी, सॉरी बोला जाता है, और हाँ सॉरी बोला जाता है, सॉरी सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, बिसौर बोल दिया, तो उसको चलिए कहीं कहीं बोला जाता है फ्रेंड, हाँ बोला जाता है, तो उसको सौरी बोला जाता है। सौरी में सिर्फ धाय जा सकती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रखिएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग कि सौरी में सिर्फ और सिर्फ धाय जा सकती है, सिर्फ और सिर्फ धाय जा सकती है। उसी तरीके सौरी के बाहर 24 घंटा तक पसंगी जलाया जाता है, पसंगी जलाया जाता है, जो कभी आग बुझना नहीं चाहिए। 24 घंटा, कितना, 24 घंटा, और ये आपका 24 घंटा 6 से 12 दिन तक लगातार इसको जलाया जाता है, इसलिए जलाया जाता है, ठीक है। अब इसमें साथ में पसंगी जलाया जाता है, आपको आप जान रहे आग नहीं बुझने जाता, 6 से 12 दिनों तक ये भी जलाया जाता है। साथ में ये सौरी के बाहर ना कोई एक वृद्धा को 24 घंटा बैठाया जाता है, 24 घंटा बैठाया जाता है, क्योंकि ताकि यहाँ पे कोई बिल्ली प्रवेश नहीं करे, बिल्ली प्रवेश नहीं करे, क्योंकि ये आप लोग जान रहे होंगे कि जो बिल्ली जो होती है वो ओमनीवोरस है, ठीक है, आपका दूध वगैरह भी खा सकती है, साथ में आपका मांस है, तो जिस समय बच्चा पैदा होता है ना उस समय हार्मोनल जो डिस्चार्ज होता है, उस समय उन लोगों को वो जो सुगंध होता है ना बहुत प्रिय होता है बिल्ली लोग का, तो बिल्ली का बहुत प्रिय सुगंध होता है, तो उस समय में क्या होता है कि बच्चा, छोटा बच्चा होता है, और जो जन्म देती है जो माँ होती है वो सुस्त रहती है, क्योंकि उनके बॉडी का जितना भी एनर्जी होता है वो जा चुका रहता है, तो उस तरीके से उनको खाना पीना पे ध्यान दिया जाता है, तो वो कमजोर रहती है उस हाल में, उस अवस्था में वो कमजोरी का शिकार होती है, तो वो अपने बच्चा को अच्छा से ध्यान नहीं दे पाती है। तो उस कंडीशन में अगर वो बच्चा को ध्यान नहीं दे पाएंगी और बिल्ली अगर आए तो हो सकता है कि उस बच्चा को उठा के लेके चला जाए, या ये भी बोला जाता है, एक मान्यता ये भी है कि यमदूत आते हैं, बिल्ली के भेष में यमदूत आते हैं और उस बच्चा को उठा के लेके चला जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप लोग कि सौरी के बाहर एक वृद्धा 24 घंटा रहती है, ठीक है, और पसंगी हमेशा जलते रहता है, ठीक है, तो एक वृद्धा 6 से 12 दिनों तक हमेशा बिल्ली को प्रवेश से रोकती है। साथ ही साथ छठे दिन बच्चे को नहलाया जाता है, छठे दिन बच्चे को नहलाया जाता है, उसे स्त्रियों द्वारा परछा जाता है, उसे स्त्रियों द्वारा परछा जाता है, जिसे सायरून बोला जाता है, जिसे क्या बोला जाता है, सायरून बोला जाता है, क्या बोला जाता है, सायरून बोला जाता है। बच्चा जन्म के पश्चात पीतल या कांसे की थाली बजाया जाता है, ठीक है, थाली बजाई जाती है, ऐसे अवसर में सोहर गाया जाता है जिसे झंझाइन कहा जाता है, ठीक है, समझ में आया। तो उसी तरीके से आपका सोहर की तकनीक और है एक, तो यहाँ पे देख लीजिए, इसको याद रखिएगा आप लोग, बस बोल याद रखना है, मोर पिछुआरी बहनी भैया का घर, ठीक है, मोर पिछुआरी बहनी भैया का घर, झटे बेगी झगे बेटी, ये आपका गलत है, हाँ, झागे बेगी झागे बेटी इंडिका डंडिया, सॉरी डंडिया फैलावक हो लाल, एहो लाल झट बेगी धंगरिन बोलावा, बथा से बेयाकुल हो लाल, मतलब बथा से बेयाकुल हो, जब बच्चे, जब एक माँ होती है जो बच्चे को जन्म देती है, उस समय आप समझिए कि बोला जाता है कि 208 जितना भी हड्डियां है ना, उतना मतलब टूटने की आवाज आती है, टूटने का दर्द होता है, सोचिए, तो उसी में बोला जाता है कि जल्दी से बोलावा, वो व्याकुल है वो। नागपुरी भाषी क्षेत्र में
जनेऊ प्रथा नहीं होती है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये स्टार बना के लिख लीजिएगा आप लोग, जो सब पढ़े हैं आप लोग पढ़े ही होंगे कि नागपुरी भाषी क्षेत्र में जनेऊ प्रथा नहीं थी, इसलिए इस अवसर पर लोकगीत उपलब्ध नहीं पाया जाता है। इसको नोट बना के लिख लीजिएगा कि जनेऊ प्रथा का प्रचलन यहाँ पे नहीं है। अगला आ गया आपका विवाह संस्कार। कौन सा आ गया? विवाह संस्कार। विवाह संस्कार के बारे में अब हम लोग देखें तो देखिए यहाँ पे विवाह संस्कार जो होता है जन्म के बाद सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है। विवाह संस्कार जो है वो जन्म के बाद सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है ये, ठीक है। विवाह के सभी संस्कारों के अवसर पर स्त्रियां गीत गाती हैं। विवाह के सभी संस्कारों के अवसर पर स्त्रियां गीत गाती हैं, याद रखिएगा कौन गाती हैं? स्त्रियां गीत गाती है, जैसे डमकच वगैरह हो गया। वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न होने के 16 दिन पूर्व से ही युवतियां डमकच, झूमर, लहसुआ, ठीक है, आदि गीत का कार्यक्रम चलाती हैं। मतलब शादी फिक्स हो गया तो शादी के 16 दिन पहले से ही गांव घर में देखेंगे आप डमकच स्टार्ट हो जाता है, डमकच गाना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका वैवाहिक कार्यक्रम, ठीक ना। वैवाहिक कार्यक्रम की शुरुआत है ये ना, वैवाहिक कार्यक्रम की शुरुआत में लड़का लड़की हल्दी लगाकर जाती है, ठीक है, हल्दी लगाया जाता है। विवाह में आप देखे होंगे कि हल्दी लगाया जाता है लड़का लड़की को। तो इस रस्म को क्या बोलते हैं? इसको रस्म को सगुनती बरी बोलते हैं। अब ये सगुनती बरी सिर्फ लड़की के तरफ होता है, याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ लड़की की तरफ होता है सगुनती बरी। सगुनती बरी का कार्यक्रम किसी होता है? लड़की की तरफ। तो बरी बनाए जाने वाला कौन सा गीत है आपका? घर शोभले बाढ़ल बेटी हाय रे, घर शोभले बाढ़ल बेटी हाय रे, कुटुम लगाते बेटी उठाई गेली हाय रे, ठीक है। घर से बरी बनाते समय गाया जाने वाला गीत है ये। घर से शोभले बाढ़ल बेटी हाय रे, कुटुम लगाए बेटी उठ गेली हारे, घर मोर संसार भेले हारे। सगुनती बरी है ये। सगुनती बरी के समय में गीत गाया जाता है कि जो बेटी होती है ना, घर का शोभा होती है, ठीक है, लेकिन कुटुम लगाते बेटी उठ गए, लेकिन उसको जैसे ही शादी लगा वहां से उठ गई और घर उनका क्या हो गया? सुनसान हो गया। घर उनका, बेटी जब चली जाती है तो घर सुनसान हो जाता है। उसी तरीके से सगुनती बरी बनाने के बाद कौन सा संस्कार किया जाता है? आपका उबटन लगाया जाता है। और उबटन लगाने से संबंधित गीत कौन सा है? माचिए बैठले बेटी, नानी नातिन भगनी, झोली झाकू बेटी, ठीक है, परीक्षा सैया लोहो, सोहान रंगल, उबटन बेसन पीसल। तो ये आपका हो गया कौन सा? ये आप लोग याद रखिएगा, इसका बोल याद रखिएगा, पूछ देगा कौन सा गीत है तो उबटन लगाने का, उबटन संबंधी गीत है ये। कौन सा? मचिए बैठले बेटी, मचिए बैठले बेटी, याद रखिएगा ये सब। उबटन से संबंधित एक और गीत आपका हरदी चंदन फूल अबटन, फूल अबटन, हरदी चंदन फूल अबटन, फूल अबटन, ये याद रखिएगा आप लोग। राम के अंगे चढ़ावे सुमंगल करण, ठीक है, याद रखिए, हरदी चंदन फूल अबटन, फूल अबटन, हरदी चंदन फूल अबटन, फूल अबटन। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। फिर डमकच विवाह से संबंधित मुख्य नृत्य, ठीक है, डमकच का है केकर लागिन आयो रे झालैर मड़वा, केकर लागिन आयो रोंदना लगाए, बेटा लागिन आयो रे झालैर मड़वा, बेटी लागिन आयो गे रोदना लगाए। तो ये आपका हो गया डमकच गीत हो गया। आपका उसे जेठ बैसाख मासे मड़वा फंदावन, ठीक है, घरे न एको मुठा रिन्ही निनी। तो ये अब याद रखिएगा, मड़वा छारू बाबा मान चित लगाए के। तो ये आप सब देख लीजिएगा आप लोग अपना। गाय के गोबर से अंगना लिपावली, तो बहुत प्रचलित जो गीत है वो आप देख लीजिएगा इसका। उसी तरीके से मटकोड़न से संबंधित देखिए गीत क्या है, उठू उठू मटिया, उठू उठू मटिया राउर बिन मटिया कैसन बिया। तो ये आपको बस ऐसे याद रहेगा, मटिया से याद रखिएगा, एकदम जोड़ लीजिएगा अपना, उठू उठू मटिया, ठीक है। उसी तरीके से हल्दी उतारने, पानी काटने, ठीक है, क्या, हल्दी चढ़ाने और उतारने, पानी काटने, जोग मांगने, सिंदूर दान, लावा भूंजने इत्यादि विवाह से संबंधित संस्कार है के ये सब विवाह संबंधी संस्कार है, आप जान ही होंगे। तो पानी काटना का कार्यक्रम कौन करता है? पानी काटने का रिवाज किसके लिए होता है? कौन करता है?
तो आपका कौन, कन्या के बहनोई के द्वारा किया जाता है। क्या किया, किसके द्वारा किया जाता है, कन्या के बहनोई द्वारा किया जाता है। पानी काटने से संबंधित गीत देखिए क्या है, पानी काटने से, धारी धारी चलने पाती पाती, तीनों जल भरे जुगल युवती, ललनी हे ललनी हे धनी कुलवती। धारी धारी चलने, पानी काटने का जो गीत होता है वो धारी धारी चलने याद रखिएगा, ठीक है, वो धारी धारी याद रखिएगा। आगे का देखिए आपका क्या सा होगा, आपका सिंदूर दान करते समय कौन सा, सिंदूर दान के लिए कौन सा गीत गाया जाता है आपका, सिंदूर दान के लिए हरदी चढ़ावल बाबा तोरा सिक्र पीछे में, आयो सजन कर लोर, आयो सजन कर लोर। हरदी चढ़ावल काका तोर सेकरा पीछे, आयो सजन कर लोर। ये बोल याद रखिएगा, हरदी चढ़ावल बाबा तोर सेकरा पीछे में, आयो सजन कर लोर, ठीक है, याद रखिएगा। बेटी विदाई के समय में देखिए, ठीक है, आपका दमकत से विदाई गीत के रूप में किस तरीके से कौन सा गात है, लेक आयो सोनाक झाड़ू, लेक आयो रूपक घोड़ा, सौंप ले हूं शैली भंडार, लाम्हे जति ससुराई, ठीक है। तो ये आपका कौन सा होगा, बेटी विदाई से संबंधित गीत हो गया। तो बस इसका बोल याद रखिएगा, ठीक है, बस ऊपर वाला याद रखिएगा ना, लेक आइयो सोना का झाड़ू, सोना का झाड़ू लेके आना, वो बोल रही है बेटी, ठीक है। उसी तरीके से दमकच, उसी तरीके से ब्याह के अवसर पर गीत, बाबा के अंगना में एक गछ नीम, पहरे पहर नीम डोल लें, आधी आधा आंखी निदा नहीं, आधा आंखी निदा नहीं। उसी तरीके से देखिए यहाँ पे आपका कौन सा होगा, आपका भोजपुरी भाषा क्षेत्र में बाल विवाह की प्राप्ति रही है, बाल विवाह संबंधित गीत आपका होगा, मोके आयो न बेचबे, माए तो आयो आहरे, कीन देबे आयो रिंगी चिंगी सुपली, धूरा के पछायर खेलबुडे। बाल गीत होता है ना, बाल जैसे बाल विवाह होता है तो उसमें बच्चा लोग को पता नहीं चलता है, तो ही बोल रहे हैं मोको आयो ना बेचबे, मोको आए जो बोल रहा है कि आयो मुझे ना बेचना, माए तो आयो आहेरे, माए तो आयो आहेरे। इस तरीके से आप लोग इसको देख लीजिएगा। गवना संबंधित गीत कौन सा हो गया, गवना से देखिए, गवना करता गमन करना, जाना या विदाई होता है। नागपुरी क्षेत्र में प्रायः गवना विवाह के अवसर पे गाया जाता है। कौन सा अवसर पे गाया जाता है, विवाह के अवसर पे गाया जाता है। उसी तरीके से देखिए आपका लियावन संस्कार क्या हो गया, तो लियावन संस्कार की प्रथा अभी प्रचलित नहीं है, उस समय अब तो बस लौट बहुर करके बस तुरंत ही एक के दिन में हो गया सब काम, ठीक है। लेकिन पहले लियावन होता था पूरी तरीके से, शादी होने के बाद लड़की चली जाती थी तो फिर ससुराल से लड़की आती थी, तो फिर से उसको रोसगद्दी के नाम से आप लोग जानते होंगे कि रोसगद्दी हो रहा है, ठीक है। तो वही था आपका। इस प्रथा में वर पक्ष की ओर से वर पक्ष की ओर से आपका बहुत वर सहित कुछ लोग बहू को लेने आ जाते थे, ठीक है। लियावन संस्कार भी विवाह गीत करके, तब विवाह का जो गीत गाया जाता था ना, एकदम सेम वही गीत इसमें गाया जाता था, ठीक है, सेम वही गीत इसमें गाया जाता था। दमकच राग में बेटी की विदाई कैसे होता है, दमकच राग में बेटी की विदाई, बड़ा तो संकट से जाने तो जन्म लेबे माई, ठीक है, तो जन्म लेबे माई, एक ठीपा सिंदूर खाती जिंदगी बेच ले, एक ठीपा सिंदूर खाती आपका जिंदगी बेच ले, दूध पियाले आयो सुगा लखे पोसले, एक टीपा खाती सिंदूर खाती जिंदगी बेच ले, बड़ा तो संकट से जे तो जन्म दे ले, बड़ा संकट से माँ, बड़ी संकट से तूने मुझे जन्म दिया, ठीक है, लेकिन एक टीपा सिंदूर के खातिर मेरा जिंदगी बेच दिया, मेरी जिंदगी आपने बेच दिया, कि इसके लिए एक टीपा सिंदूर के लिए दूध पिला के मुझे सुगा के जिसका पोसी माँ, अब एक टीपा सिंदूर के लिए बेच दी। तो वही ये बोल रहा है। आपका देखिए मृत्यु संस्कार में अंतिम संस्कार इसको माना जाता है, ठीक है, माना जाता है। और मृत्यु संस्कार है, मृत्यु संस्कार से संबंधित कोई नागपुरी गीत नहीं है, मृत्यु संस्कार से संबंधित कोई भी नागपुरी गीत नहीं है। आपका देखिए फिर आपका क्या हो गया, मुंडन गीत, मुंडन संस्कार। तो नागपुरी भाषी क्षेत्र में मुंडन की परंपरा रही है, परंतु कुछ ही लोग इसका निर्वहन करते हैं, मुंडन संस्कार जब बच्चे का उम्र 3 साल, 5 साल और 7 साल होता है तब किया जाता है। और बच्चे के लिए मुंडन होता है जिसके लिए मनौती देवी देवता का आपका
मांगी जाती है। जैसे होता है ना कि एक मनौती होता है कि हाँ इस धाम पे जाके बेटा का मुंडन होगा, उस धाम पे, ठीक है। तो इसी का एक गीत है, आपका याद रखिएगा, केकर लागिन बांस बसौरा, ठीक है ना, क्योंकि बच्चा का जब मुंडन होता है तो बच्चा का मुंडन ले जाके बांस का जो खोर होता है उसमें उसको गाड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि बांस के अंदर गाड़ा जाता है, क्योंकि उसका वंश परंपरा चलता रहे। तो फ्रेंड, इस तरीका से हम लोग आपका लोकगीत जो था एकदम शॉर्ट में ये यहाँ तक कंप्लीट करवाया है, और इसके आगे भी जो लोकगीत है उसको एक हम लोग अच्छा मैराथन क्लास में ले लेंगे। और साथ ही साथ आप लोग देखिए इससे रिलेटेड जितना भी देखिए एमसीक्यू आपको बहुत सारा मिलेगा, आपका एमसीक्यू आप लोग को मिलेगा, इसको हम लोग करवा देंगे एमसीक्यू, तो उसका टेंशन नहीं लेना है। और आप लोग बस पढ़ाई कीजिए जिस तरीका से हुआ। लोकगीत यहाँ पे खत्म होता है, कौन सा बस बहुत छोटा वीडियो के रूप में करवाया जा रहा है। तो चलिए फ्रेंड, ऑल द बेस्ट, आप लोग पढ़िए, और पहले ही बोला था लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना दोस्त, ठीक है, ताकि हम लोग को भी एक मनोबल मिले और आप लोग तक ज्यादा से ज्यादा वीडियो पहुंचा सके। चलिए फ्रेंड, ऑल द बेस्ट।